Hello students, welcome back to social science class 9th. As we were reading our second chapter of economics, people as resource. In our previous video, we discussed about the main topic of this chapter, people as resource. People को resource क्यों कहा गया है? What is meaning of people as resource? People as resource is a mean to show population as an asset for the country rather than a liability. हमने पढ़ा था कि people as a resource का मीनिंग होता है कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो कंट्री के लिए एक असेट है, यूज़फुल थिंग है, रेदर देन लाइबिलिटी, कंट्री के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन नहीं है. इट रेफर्स टू द वर्किंग पीपल of a country with regards to their productive skills and ability. People as a resource चैप्टर में कंट्री की पॉपुलेशन को एक प्रोडक्टिव स्किल वाली और एबिलिटी वाली पॉपुलेशन कहा गया है जो हमारी कंट्री के लिए एक असेट है और कंट्री की डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करेंगी. पॉपुलेशन बिकम ए रिसोर्स when there is investment made in the form of education, training and medical care. किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन उस कंट्री के लिए असेट यूज़फुल तब बनती है जब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. तो वो पॉपुलेशन फिज़िकल कैपिटल को यूज़ करती है और ह्यूमन कैपिटल बन जाती है. मीन टू से ह्यूमन कैपिटल इज़ सुपीरियर देन अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिज़िकल कैपिटल. ह्यूमन रिसोर्स है वो जो अदर फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड और फिज़िकल कैपिटल उनसे सुपीरियर होती है क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं दे कैन यूटिलाइज लैंड एंड कैपिटल फॉर इम्प्रूवमेंट. ह्यूमन रिसोर्स ही लैंड और कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं और लैंड और कैपिटल तभी यूज़फुल बन सकते हैं अगर उनके ऊपर ह्यूमन्स वर्क करें. अदरवाइज लैंड और फिज़िकल कैपिटल अपने आप में किसी भी यूज के नहीं हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? इन एवरी सोसाइटी people undertake various activities to satisfy their needs. These activities can broadly be classified into two groups. हर सोसाइटी में पीपल्स को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं. इन एक्टिविटीज़ को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटी, द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, परचेजिंग, सेलिंग गुड्स और सर्विसेज. These are economic activities. Now the definition of economic activities. Human beings perform many activities which can be grouped into economic and non-economic activities. First is economic activity. Economic activities refer to those activities of man which are undertaken for a monetary gain or to satisfy his or her wants. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन एक्टिविटीज़ को मैन पैसा कमाने के लिए या अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है. द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टैक्सी ड्राइवर्स एट्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं. वर्कर्स की, फार्मर्स की, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, डॉक्टर, लॉयर्स, टैक्सी ड्राइवर्स एट्सेट्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको दिस कैटेगरी में रखा जाता है, मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वंस दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गेन. कोई भी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है.
मतलब जो एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए, मॉनेटरी प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड अनपेड एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ को अनपेड एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, जैसे पूजा पाठ, हाउस कीपिंग, हेल्पिंग द पुअर और डिसेबल्स एट्सेट्रा। जैसे आपकी मदर घर पे कोई काम करती है, उसके बदले में उनको कुछ भी पे नहीं किया जाता, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। पूजा पाठ करना, पुअर पीपल्स की हेल्प करना या डिसेबल्स की हेल्प करना, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। नाउ मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। सिमिलरली we will read about market and non-market activities. Involve remuneration to anyone who performs, that is activity performed for pay or profit. इन एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। मार्केट एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है, रिम्यूनरेशन होता है मनी पेड फॉर वर्क और अ सर्विस। जिस एक्टिविटी को करने के लिए मनी पे की जाती है उस पर्सन को, जो उस एक्टिविटी को कर रहा है, तो वो मार्केट एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल, एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट, वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हैं, वो मार्केट एक्टिविटी होती हैं। दिस इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। मार्केट एक्टिविटीज़ में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है और इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जब हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई प्रोडक्शन करते हैं तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। दिस कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ये एक्टिविटी खुद के यूज़ के लिए प्रोडक्शन करती है, कंजम्पशन करती है, एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट, और जो फिक्स्ड, जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उन्हीं की सहायता से वो खुद के यूज़ के लिए प्रोडक्शन करते हैं, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं। मतलब जब भी कोई प्रोडक्शन मार्केट में सेल करने के लिए या पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है तो उसे मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। और जब कोई प्रोडक्शन सेल्फ यूज़ के लिए, खुद के यूज़ के लिए किया जाता है, मीन्स मार्केट में सेल करने के लिए नहीं, तो उस प्रोडक्शन एक्टिविटी को नॉन मार्केट एक्टिविटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब फार्मर्स क्रॉप्स को मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो करते हैं तो वो मार्केट एक्टिविटी है उसकी, जो फार्मिंग है। अगर फार्मर्स ग्रेन्स का प्रोडक्शन सेल्फ यूज के लिए करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, मतलब घर पे यूज करने के लिए ही करते हैं, खुद के लिए, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं, तो उसको नॉन मार्केट एक्टिविटी कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन के द्वारा कौन कौन सी मार्केट एक्टिविटीज़ की जाती हैं? ए majority ऑफ वुमेन हैव लो एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन। ज़्यादातर जो वुमेन हैं उनके पास जो एजुकेशन होती है लो होती है, वो कम पढ़ी लिखी होती हैं, और उनमें जो स्किल्स की डेवलपमेंट होती है वो भी कम होती है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। जो वुमेन की जो सैलरी होती है वो मैन से कम होती है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। ज़्यादातर वुमेन्स वहाँ पे वर्क करती हैं जहाँ पे उनकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती। मीन्स जहाँ पे वो जॉब करती हैं वहाँ उनकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मेजर। बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई हैं, स्टेप्स लिए गए हैं वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनको इक्वल राइट्स दिलवाने के लिए। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ characterized by irregular and low income। वुमेन्स को
इरेगुलर जॉब मिलती है, लो इनकम मिलती है अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, तो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जैसे मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, चाइल्ड केयर और अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं मिलते उनको। However, women with high education and skill formation are paid at par with men. अगर वुमेन्स के पास हाई एजुकेशन है, उनके पास स्किल्स हैं, तो उनको मैन के इक्वल ही सैलरी दी जाती है, पे किया जाता है और फैसिलिटीज़ भी मैन के इक्वल दी जाती हैं। Now, people has been engaged in various activities. The various activities have been classified into three main sectors. People बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। इन एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ in primary sector, secondary sector and tertiary sector. The various economic activities have been classified into three main sectors. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying. Secondary sector includes manufacturing of goods. Tertiary sector include trade, communication, banking, education, transport, health, tourism and services. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities और market activities. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, ये नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करती हैं, इसीलिए इन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या मार्केट एक्टिविटीज़ कहा जाता है। प्राइमरी एक्टिविटी। The primary sector of the economy extract or harvests products from the earth. प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो अर्थ से प्रोडक्शन करता है। मीन्स प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड बेसिक फूड्स। प्राइमरी सेक्टर्स के जो पर्सन्स होते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते हैं, वो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करते हैं और बेसिक फूड की नीड्स को पूरा करते हैं। एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो है माइनिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, ग्रेजिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, फिशिंग एंड क्वेरिंग। The packaging and processing of raw material associated with this sector is also considered to be part of this sector. इन सभी मटेरियल्स का जो प्राइमरी सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उनकी पैकिंग करना या उनको अदर पार्ट्स में सप्लाई करना भी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है। इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ए डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग हैं, मतलब जो डेवलपमेंट कर रही हैं, उन सेक्टर्स में प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़। The secondary sector of the economy manufactures finished goods. सेकेंडरी सेक्टर है जो इकोनॉमी का, उसका वर्क होता है फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मेड बाय मशीन्स। ऑल द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लाइज विद इन द सेकेंडरी सेक्टर। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोसेसिंग की और कंस्ट्रक्शंस की, वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होती हैं। एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड मेटल वर्किंग एंड स्मेल्टिंग। जो एक्टिविटीज़ सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड की गई हैं उनमें मेन एक्टिविटीज़ हैं
मेटल वर्किंग, स्मेल्टिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, केमिकल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस मीन्स एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, एनर्जी यूटिलाइजेज, एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं उनको बनाना, इंजीनियरिंग, ब्रीवेरीज होती है प्लेस वेयर बियर्स आर मेड। इसके अलावा बोटलर्स, जहाँ पे बोटल्स में पैकिंग की जाती है, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, ये सभी एक्टिविटीज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। Tertiary activities. The tertiary sector of economy is the sector where services are provided. टर्जरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इस सेक्टर में जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, बिजनेसेस को और अलग अलग सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद सेक्टर इंक्लूड रिटेल एंड होलसेल्स। इन एक्टिविटीज़ में, सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज़ में रिटेल और होलसेल्स को इंक्लूड किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट्स, क्लरिकल सर्विसेज, मीडिया, टूरिज्म, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड लॉ, इन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। इन मोस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अ ग्रोइंग proportion of workers are devoted to tertiary sector। जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो टर्जरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। Based on the picture, you can classify these activities into 3 sectors. In first part, you can see activity of agriculture. Agriculture involves in primary sector. In second part, you can see industrialization, manufacturing. These are included in secondary sector. In last part, you can see activities of transportation. It means it is included in a service sector, tertiary sector. I will highlight again. Primary activities are of agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming and quarrying. तो जो एक्टिविटीज़ लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई होती हैं उनको प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, क्वेरिंग। क्वेरिंग को हमने पढ़ा था 8th क्लास में, माइनिंग, टू डग आउट द अर्थ टू ब्रिंग आउट मिनरल्स। इन एक्टिविटीज़ को प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर्स, जहाँ पे थिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं। तो जो एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रीज़ में की जाती हैं, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होती हैं। टर्जरी एक्टिविटीज़, टर्जरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सभी क्या हैं, टर्जरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं। Now, our next topic is quality of population. The quality of population depends on the literacy rate, health of a person, indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी उस कंट्री के लिटरेसी रेट और
हेल्थ पर डिपेंड करती है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है और उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी हेल्दी है। इस बात पे किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है। जो कौन बताता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताती है। तो हेल्थ के बारे में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो से पता चलता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स होता है एवरेज पीरियड दैट अ पर्सन में एक्सपेक्टेड टू लिव। एक एवरेज पीरियड जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पर्सन इतने साल तक जिएगा। तो किसी भी पर्सन की हेल्थ का पता उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से लगाया जाता है। इसके अलावा स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय पीपल कि पीपल्स के पास कितनी स्किल्स हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री, वो कंट्री के ग्रोथ रेट को डिसाइड करती है। Illiterate and unhealthy population are a liability for the economy. Literate and healthy population are an asset. Illiterate और अनहेल्दी पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री के लिए एक जिम्मेदारी है, मतलब बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी देखभाल करना हमारी कंट्री की। और जो लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री के लिए यूजफुल है। तो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी उस कंट्री के पीपल्स की हेल्थ और एजुकेशन होती है। एजुकेशन के बारे में लिटरेसी रेट से पता चलता है और हेल्थ के बारे में लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता चलता है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के पास कितनी स्किल्स हैं जो उन्होंने ऑब्टेन की हुई हैं। तो स्किल्स, हेल्थ और लिटरेसी रेट किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी हैं। किसी भी कंट्री की क्वालिटी से ही उस कंट्री की ग्रोथ रेट डिसाइड होती है। इलिटरेट और अनहेल्दी पर्सन्स होते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए लाइबिलिटी होते हैं, जबकि लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए एक असेट हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन। वी नो एजुकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हम सभी जानते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक इम्पोर्टेंट इनपुट है ह्यूमन रिसोर्स की ग्रोथ के लिए। इट ओपन्स न्यू हॉरिजन फॉर देम, प्रोवाइड न्यू एस्पायरेशन एंड डेवलप्स वैल्यू ऑफ लाइफ। तो एजुकेशन से पीपल्स को नया एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे उनकी जो एस्पायरेशंस होती हैं, उनकी जो होप होती है, एम्बिशन होती है, वो इंक्रीज़ होती है, जिससे उनकी लाइफ की वैल्यू बढ़ जाती है, डेवलप होती है। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवार्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी आल्सो। एजुकेशन से हमारी सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। इट इन्हांसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड increases the efficiency of government। ये हमारी कंट्री की एजुकेशन है जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को, कल्चरल रिचनेस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करती है। मतलब अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी तो वो अपनी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट बनाएगी वो भी उतनी ही एफिशिएंट होगी। एज वी नो एजुकेशन इज़ अ मेजर नीड फॉर अ गुड रिसोर्स, सो टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल न्यू वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल।
जैसा कि हम सभी को पता है, एजुकेशन एक गुड रिसोर्स के लिए इम्पोर्टेंट नीड है। पीपल्स को एक अच्छा रिसोर्स बनाने के लिए एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड है। इसीलिए सभी पीपल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उनके जो स्कूल्स में, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। वोकेशनल मीन्स रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए स्कूल्स में इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सप्लाई विद नेसेसरी आइटम्स किया जाता है, मतलब स्कूल्स में वो सभी ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि बच्चों को वोकेशनल नॉलेज दी जा सके। विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्कीम, उन ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है जो नॉलेज और स्किल को डेवलप करें। एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का क्या रोल होता है? सबसे पहले, एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन से सोसाइटी की ग्रोथ होती है। प्रोविज़न इज मेड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। सबके लिए एजुकेशन को कंपलसरी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविज़न्स दिए हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन में क्वालिटी लेके आए हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर भी बल दिया है। वोकेशनल स्ट्रीम्स, गवर्नमेंट ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए स्किल्स को, नॉलेज को डेवलप करने के लिए ऑक्यूपेशन रिलेटेड एजुकेशन स्टार्ट की है, वोकेशनल स्ट्रीम स्टार्ट की हैं। सर्व शिक्षा अभियान सिग्निफिकेंट स्टेप है ये, जो सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन टू ऑल, प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन एज 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। तो इस सर्व शिक्षा अभियान का जो एम था वो 2010 तक जितने भी हमारी कंट्री में 6 to 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स हैं उनको एलिमेंट्री, प्राइमरी, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना था। ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स, स्टूडेंट्स को ब्रिज कोर्सेज करवाए जाते थे और स्कूल के बाद कैंप लगा के उनको एजुकेशन दी जाती थी। इनिशिएटेड टू इंक्रीज इनरोलमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन। इस अभियान का जो मेन पर्पस था वो था कि स्कूल्स में बच्चों के एडमिशन को इंक्रीज करना, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए स्कूल में स्टूडेंट्स के एडमिशन को इंक्रीज करना। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई। मिड डे मील स्कीम, इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस, बच्चों की जो फूड की जो नीड्स थी उनको पूरा करने के लिए उन्होंने मिड डे मील की एक स्कीम चलाई। 10th प्लान, इंक्रीज्ड इनरोलमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इस अभियान के जो 10th प्लान में जो मेन एम था वो था कि अब हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स की संख्या को बढ़ाना था, स्टूडेंट्स के एडमिशन्स को इंक्रीज करना था। हायर एजुकेशन मीन्स एजुकेशन टू 18 to 23 ईयर्स एज ग्रुप मीन्स कॉलेज ग्रुप। गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स चलाई हैं, फिर भी जो लिटरेसी रेट है वो हर जगह पे अलग अलग है। 96% in some district of Kerala to a below 30% in some parts of मध्य प्रदेश। जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा केरला में है, जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का 96% जो पॉपुलेशन है वो वेल एजुकेटेड है, और कुछ पार्ट्स में जो पॉपुलेशन है उसका लिटरेसी रेट बहुत कम है। जैसे मध्य प्रदेश में जो लिटरेसी रेट है वो 30% है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 5 लाख विलेज इन इंडिया। इंडिया के विलेजेस में 5 लाख प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए गए। एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन डिलेटेड बाय सर्व शिक्षा अभियान। जो स्कूल्स इंक्रीज किए गए थे, स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई थी, वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही बढ़ाई गई थी, जो एक सिग्निफिकेंट
स्टेप था, इम्पोर्टेंट स्टेप था टुवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में। टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। तो इस अभियान के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना था, सभी चिल्ड्रंस को एजुकेट करना था बाय 2010। It is a time-bound initiative of a central government in partnership with the states, the local government and community for achieving the goal of universalization of elementary education। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके जल्दी से जल्दी इस अभियान को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स की और कम्युनिटीज़ की भी हेल्प ली ताकि एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो सके, मीन्स एजुकेशन सबको मिल सके। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutrition status। मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई ताकि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस स्कूल में बढ़े और इसके साथ साथ चिल्ड्रंस की जो न्यूट्रिशियस स्टेटस है, उनकी जो फूड की नीड्स हैं वो भी पूरी हों। You can see literacy rate in this graph। 1951 से लेकर 2004 तक जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया में अबव 70 हो गया है। ग्रीन कलर से टोटल पर्सन्स का लिटरेसी रेट दिखाया गया है, रेड कलर से मेल और वाइट कलर से फीमेल। तो मेल्स का जो लिटरेसी रेट है वो फीमेल्स से ज़्यादा है, इसीलिए जो गवर्नमेंट ने फीमेल एजुकेशन पर एम्फेसिस दिया है। सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान इज एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम। सर्व शिक्षा अभियान इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, एम्ड एट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका जो मेन एम था वो प्राइमरी एजुकेशन को सभी पीपल्स तक पहुंचाना था इन द टाइम बाउंड मैनर, एक लिमिटेड टाइम में, एज मैंडेटेड बाय 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 86th अमेंडमेंट करके इंक्लूड किया गया था, जिसके तहत सभी स्टूडेंट्स को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना सर्व शिक्षा अभियान का मेन एम था। बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रंस को एस्टिमेटेड टू बी 205 मिलियन इन नंबर इन 2001। जो एस्टिमेट लगाया गया था कि जो 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं हमारी कंट्री में वो 2001 में 205 मिलियंस थे। उनको ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करना था, राइट टू एजुकेशन का। द प्रोग्राम वाज पायनियर्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रोग्राम को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, गवर्नमेंट अथॉरिटी दी थी। गवर्नमेंट हैज़ recently launched सर्व शिक्षा अभियान to spread education to remotest parts of country। remotest होता है दूर के पार्ट्स। तो गवर्नमेंट ने अभी जो सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया है उसका मेन पर्पस था एजुकेशन को कंट्री के दूर वाले पार्ट्स में पहुंचाना, मतलब जो मेन एरिया से दूर वाले पार्ट्स हैं उन एरियाज़ में एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। अंडर दिस प्रोग्राम all children under 6 to 14 years of age are given elementary education। इस प्रोग्राम के अंडर 6 to 14 years के स्टूडेंट्स को कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दी जा रही थी। गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइडेड मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल्स सो दैट चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल
कैन अटेंड द स्कूल। गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोवाइड करवाया था प्राइमरी स्कूल्स में, ताकि जो पुअर फैमिलीज़ के चिल्ड्रन हैं वो मील के लिए ही सही स्कूल तो जाएं। मिड डे मील हैज़ हेल्प्ड मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर फैमिली टू अटेंड स्कूल। मिड डे मील स्कीम ने भी बहुत हेल्प की है पुअर फैमिली के चिल्ड्रंस को स्कूल अटेंड करने में। तो एजुकेशन के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। हमारी कंट्री की डेवलपमेंट करने के लिए, पॉपुलेशन की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है एजुकेशन, गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, ताकि पॉपुलेशन को एक असेट बनाया जाए रेदर देन लायबिलिटी। थैंक यू। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू।